किताबें, अखबार, पत्रिकाएं कितनी आम है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक समय था जब छपाई मतलब प्रिंटिंग थी ही नहीं और पढ़ना लिखना कुछ ही लोगों तक सीमित था। सही बात है। छपाई का आविष्कार कोई मामूली बात नहीं थी। इसने दुनिया बदल दी। कैसे? मतलब क्या बदला? अरे सब कुछ। ज्ञान कैसे साझा होता है, नए विचार कैसे फैलते हैं, यहाँ तक कि सत्ता को चुनौती कैसे दी जाती है, सब पर असर पड़ा। हाँ, और यही समझना हमारे क्लास 10 इतिहास के लिहाज से भी बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि छपाई का सफर कैसे शुरू हुआ और इसने हमारे समाज को कैसे बदला। शुरू कहाँ से करें? छपाई से पहले क्या था? छपाई से पहले थी हाथ से लिखी किताबें, जिन्हें हम पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा, हाथ से लिखी हुई। किस पर लिखते थे? शुरू में जानवरों की खाल पर, जिसे पार्चमेंट या वेलम कहते हैं, और बाद में फिर कागज पर। और इन्हें लिखता कौन था? मठों और राज दरबारों में खास तौर पर प्रशिक्षित लेखक होते थे, स्क्राइब्स कहते थे उन्हें। वो नकल करते थे। बाप रे, मतलब हर कॉपी हाथ से? ये तो बहुत धीमी प्रक्रिया रही होगी। धीमी भी और महंगी भी। हर कॉपी अपने आप में अनोखी होती थी, सुंदर होती थी, पर आम आदमी की पहुंच से बाहर। और गलतियां भी होती होंगी नकल करने में। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत नाजुक भी होती थीं। इसीलिए किताबें बहुत कम थीं और ज्ञान बस कुछ गिने चुने लोगों जैसे भिक्षुओं, विद्वानों या फिर बहुत अमीर लोगों तक ही सीमित था। तो फिर छपाई की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ हुई? यूरोप में? नहीं, यूरोप से पहले चीन में। ये दिलचस्प है कि दुनिया की पहली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चीन में विकसित हुई। वहां आप सोचिए, 7वीं सदी में ही लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल करके छपाई शुरू हो गई थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। 7वीं सदी में चीन में? क्यों, वहां ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, चीन में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र था, इंपीरियल स्टेट। उन्हें हजारों की संख्या में पाठ्य पुस्तकों, दस्तावेजों की जरूरत होती थी, खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। अच्छा, वो जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा होती थी। हाँ वही। उन परीक्षाओं ने प्रिंटेड किताबों की मांग बहुत बढ़ा दी। छपाई ने इस मांग को पूरा किया। 11वीं सदी तक तो चीन में प्रिंट कल्चर काफी फैल चुका था। कमाल है। कोई पुरानी छपी हुई किताब मिली है वहां से? हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी, जिस पर तारीख भी लिखी है, वो किताब चीन से ही मिली है। डायमंड सूत्र 868 ईस्वी की है ये। 868 ईस्वी। और क्या ये तकनीक सिर्फ चीन में रही? नहीं, ये जापान और कोरिया भी पहुंची। जापान में बौद्ध मठों ने इसका इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथ छापने के लिए किया और कोरिया ने तो क्या कहते एक कदम आगे बढ़कर 13वीं सदी तक धातु के मूवेबल टाइप भी बना लिए थे। धातु के टाइप मतलब गुटेनबर्ग से भी पहले? जी हाँ, गुटेनबर्ग से पहले तो कागज पहुंचा। कागज जो चीन में बना था वो रेशम मार्ग से होते हुए करीब 11वीं सदी तक यूरोप पहुंचा। अच्छा, कागज ने रास्ता बनाया। हाँ, क्योंकि कागज सस्ता था खाल के मुकाबले। इसने एक तरह से जमीन तैयार की। फिर 1430 के दशक में जर्मनी के माइंस शहर में योहान गुटेनबर्ग ने वो किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मूवेबल मेटल टाइप वाला प्रिंटिंग प्रेस। बिल्कुल। हर अक्षर के लिए धातु का अलग टाइप, जिसे जोड़कर शब्द, वाक्य और पूरे पन्ने बनाए जा सकते थे। इससे फायदा क्या हुआ? छपाई बहुत तेज हो गई, सस्ती हो गई और ज्यादा सटीक भी। एक जैसी कई प्रतियां बनाना आसान हो गया। इसे ही गुटेनबर्ग क्रांति कहते हैं। और गुटेनबर्ग की सबसे मशहूर छपाई वो बाइबल थी ना? हाँ, लगभग 1455 में उन्होंने बाइबल छापी। करीब 180 प्रतियां बनाई। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या थी। अब फिर तो ये तकनीक तेजी से फैली होगी पूरे यूरोप में। हाँ, बहुत तेजी से। कुछ ही दशकों में इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन सब जगह प्रिंटिंग प्रेस लग गए। अंदाजा लगाइए, 1500 तक यूरोप में 1000 से ज्यादा प्रेस थे और करीब 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं। 2 करोड़? और ये संख्या बढ़ती ही गई होगी। बढ़ती ही गई। 1600 तक ये आंकड़ा 20 करोड़ पहुंच गया। 20 करोड़। इसका मतलब है कि पढ़ने वाले लोग भी बड़े होंगे। अब सिर्फ कुछ खास लोग ही नहीं पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल सही। एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। व्यापारी, वकील, डॉक्टर, छात्र, ये सब अपने काम की किताबें पढ़ने लगे। यहाँ तक कि महिलाएं भी पढ़ने लगीं। और आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? उनके लिए चैप बुक्स आईं, मतलब सस्ती छोटी किताबें। और गाथा गीत या बैलेड्स के पर्चे छपने लगे। वो भी बहुत लोकप्रिय हुए। पढ़ना अब कुछ इलीट लोगों का काम नहीं रहा। इससे पढ़ने के तरीके पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, बहुत बड़ा असर। पहले क्या था कि ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते थे।
तो किताबें समूह में जोर जोर से पढ़ी जाती थीं, लेकिन जब किताबें सस्ती हुईं और ज्यादा लोगों तक पहुंची तो चुपचाप अकेले पढ़ने का चलन बढ़ा, साइलेंट रीडिंग। और अकेले पढ़ने से लोग अपने विचार भी बनाने लगे होंगे। बिल्कुल, लोग अपनी राय बनाने लगे, चीजों पर सोचने लगे। और भाषा, क्या अब लैटिन में ही छपता था? नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। छपाई ने स्थानीय भाषाओं यानी वर्नैक्युलर भाषाओं को बढ़ावा दिया। लैटिन के अलावा अब जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, इतालवी जैसी भाषाओं में की किताबें धड़ल्ले से छपने लगी। इससे तो ज्ञान ज्यादा लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा होगा। हाँ बिल्कुल, ज्ञान का दायरा बढ़ा। विज्ञान, भूगोल, दर्शन जैसे विषयों पर किताबें तेजी से बढ़ीं। नक्शे छपने लगे, चित्र छपने लगे, जिससे सीखना आसान हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन। पर इसका कोई विरोध नहीं हुआ? जैसे चर्च, उनका तो ज्ञान पर एक तरह से कब्जा था। खुल हुआ। चर्च का सदियों से ज्ञान पर नियंत्रण था। प्रिंट ने उस नियंत्रण को सीधी चुनौती दी, खासकर जब 1517 में मार्टिन लूथर ने चर्च के भ्रष्टाचार की आलोचना करते हुए अपनी 95 थीसिस छपवाई। हाँ, वो तो जबरदस्त हंगामा हुआ होगा। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत। यकीनन, लूथर के वो पर्चे, वो विचार हजारों की संख्या में छपकर पूरे यूरोप में फैल गए। आम लोग धार्मिक मसलों पर बहस करने लगे। इसने चर्च को बुरी तरह हिला दिया। तो चर्च ने क्या किया? चर्च ने घबराकर प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची जारी की, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब इन किताबों को पढ़ना मना था। लेकिन एक बार विचार फैल जाएं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा, विचारों के सैलाब को रोकना नामुमकिन सा हो गया था। बिल्कुल। तो ये प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये तो विचारों की बहस की एक नई दुनिया खोल रही थी। एकदम सही। इसने बहस और चर्चा के लिए एक पब्लिक स्फीयर, एक सार्वजनिक मंच तैयार किया। लोग अब राजाओं पर, पादरियों पर, स्थापित सत्ताओं पर सवाल उठाने लगे। और इसी ने आगे चलकर बड़े बदलावों की नींव रखी होगी। हाँ, वैज्ञानिक विचार तेजी से फैले। इसने पुनर्जागरण, धर्म सुधार और फिर बाद में प्रबोधन युग के लिए बौद्धिक जमीन तैयार की। प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये विचारों की क्रांति थी। तो हमने देखा कि कैसे एक आविष्कार ने पढ़ने, सोचने और यहाँ तक कि पूरे समाज को ही पूरी तरह बदल दिया। पांडुलिपियों की उस सीमित दुनिया से लेकर छपी हुई किताबों के इस विस्फोट तक का सफर वाकई कमाल का है। हाँ, और ये हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह प्रिंट ने उस युग में सूचना और विचारों तक पहुंच को बदला, क्या आज का डिजिटल युग, मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया, कुछ वैसा ही कर रहे हैं? क्या वो भी हमारे सोचने, सीखने और समाज को उसी पैमाने पर बदल रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये है यूरोप में छपाई यानी प्रिंटिंग का असर, खासकर 18वीं और 19वीं सदी में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि विचारों की क्रांति और समाज के बदलने की कहानी है। आइए इसे करीब से देखें। तो यूरोप में 18वीं सदी तक आते आते छपाई काफ़ी फैल चुकी थी। ऐसा लगता है कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं अब ज़्यादा आसानी से मिल जाती थी। हाँ बिल्कुल, और ये वही दौर था जिसे प्रबुद्धता का युग यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। अच्छा। लोग अब पुरानी मान्यताओं, परंपराओं और सत्ता पर, मतलब तर्क, विज्ञान और अपने विवेक के आधार पर सवाल उठा रहे थे। और छपाई ने इन सवालों को, इन विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने में बहुत मदद की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाले लोग भी बढ़ गए होंगे। मतलब पढ़ना सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं रहा होगा। सही कहा आपने, एक बिल्कुल नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। ओके। इसमें देखिए, व्यापारी थे, दुकानदार, वकील, शिक्षक, छात्र तो थे ही, साथ ही आम कारीगर और किसान भी। अच्छा, आम लोग भी। हाँ, वो सस्ती छपी हुई किताबें, लोकगीत और कहानियां पढ़ने लगे थे। पढ़ना अब एक तरह से सामाजिक गतिविधि बन गया था, सिर्फ निजी नहीं। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये जो नए नए विचार आ रहे थे, वो लोगों तक पहुंचे कैसे? देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि छपाई इन नए विचारों का मुख्य वाहन, मतलब मेन मीडियम बन गई। वैज्ञानिकों की नई खोजें छपने लगीं, जिससे सदियों पुरानी जो धारणाएं थीं वो टूटने लगीं। दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता, तर्क और विवेक पर जोर दिया। अच्छा,
यहाँ तक कि व्यंग और कार्टूनों के जरिए राजाओं और चर्च की सत्ता का मजाक भी उड़ाया जाने लगा। मतलब मजाक भी उड़ाया गया। हाँ बिल्कुल। ये विचारों के जरिए एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी, कह सकते हैं। और फ्रांस की क्रांति में भी तो इसका बड़ा हाथ माना जाता है, छपाई का। हाँ, उसका योगदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। असल में क्रांति से पहले ही वोल्टेयर, रूसो जैसे जो विचारक थे, उनकी किताबों ने स्वतंत्रता, नागरिकों के अधिकार और तर्क आधारित शासन के विचारों को फ्रांस में काफी लोकप्रिय बना दिया था। यानी लोग इन विचारों पर खुलकर चर्चा करने लगे थे फिर। बिल्कुल। कॉफी हाउस थे, सैलून थे, पढ़ने के कमरे थे, यहाँ तक कि बाजारों और गलियों में भी लोग इन छपे हुए पर्चों और किताबों पर बहस करते थे। अच्छा। यहीं से पब्लिक स्फीयर या सार्वजनिक दायरे का विकास हुआ। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग सत्ता के डर के बिना अपनी राय बना सकते थे और उसे दूसरों के साथ बांट सकते थे। तो ऐसा लगता है कि छपाई ने न सिर्फ विचार फैलाए बल्कि एक तरह से क्रांति के लिए माहौल ही तैयार कर दिया। निश्चित रूप से 1789 आते आते फ्रांस में राजशाही की जो निरंकुशता थी और चर्च का जो ढोंग था, उसके खिलाफ माहौल बन चुका था। लोग खुलेआम आलोचना कर रहे थे। छपी हुई सामग्री ने लोगों को बताया कि कैसे मौजूदा व्यवस्था अन्यायपूर्ण है और बदलाव क्यों जरूरी है। इसने जनमत तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। इन प्रबुद्ध विचारकों ने छपाई का इस्तेमाल कैसे किया, इसके कुछ खास उदाहरण बता सकती हैं? जरूर। जैसे वोल्टेयर ने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता पर बहुत कड़ा प्रहार किया। ओके। रूसो ने कहा कि सरकार जो है वो जनता की मर्जी से चलनी चाहिए, है ना? और मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत दिया, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हों ताकि कोई एक ताकत निरंकुश न हो पाए। शक्तियों का बंटवारा। हाँ, और दिदेरों की एनसाइक्लोपीडिया ने उस समय के ज्ञान विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया। इन सभी विचारों ने फ्रांस और अमेरिका समेत दुनिया भर में बदलाव की लहर पैदा की। लेकिन जाहिर है जो सत्ता में थे, राजा, चर्च, उन्हें ये सब पसंद नहीं आया होगा। वो तो डरे होंगे इन विचारों से। डर तो बहुत था। बिल्कुल। इसीलिए सरकार और चर्च दोनों ने सेंसरशिप लगाने की बहुत कोशिश की। अच्छा। कई किताबों पर पाबंदी लगाई गई, लेखकों और प्रकाशकों को जेल में भी डाला गया। लेकिन विचारों के प्रवाह को रोकना बहुत मुश्किल था। किताबें गुप्त रूप से छपती रहीं, विदेशों से तस्करी होकर आती रहीं। लोग इतने ज्यादा पढ़ने लगे थे कि इसे रीडिंग मेनिया यानी पढ़ने का जुनून कहा जाने लगा। रीडिंग मेनिया? वाह। हाँ, शासक इसीलिए डर गए थे क्योंकि अब आम लोग भी सवाल पूछ रहे थे और अपनी राय बना रहे थे। सत्ता पर सवाल उठ रहे थे। ये तो हुई 18वीं सदी की बात। फिर 19वीं सदी में क्या बड़े बदलाव आए छपाई में? देखिए, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे शिक्षा का प्रसार और तेज हुआ, साक्षरता बढ़ी। हाँ, ये तो था। साथ ही छपाई की तकनीक में भी बड़े सुधार हुए, जैसे भाप से चलने वाले प्रेस आ गए, रोटरी प्रेस आ गए। इन मशीनों ने छपाई को बहुत तेज और सस्ता बना दिया। अच्छा, तेज और सस्ता का क्या असर पड़ा समाज पर? ये रोजमर्रा की खबरें, सरकारी नीतियां, नए आविष्कार, सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक बहसों को आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन गए। इनमें छपने वाले कार्टूनों के जरिए ब्रश नेताओं और सामाजिक बुराइयों पर तीखा कटाक्ष किया जाता था। जानकारियां बहुत तेजी से फैल रही थी। और इसी समय उपन्यास यानी नॉवेल्स भी काफी लोकप्रिय हुए हैं ना? हाँ, ये तो उपन्यासों का सुनहरा दौर था। चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन जैसे लेखकों ने आम लोगों की जिंदगी, उनकी मुश्किलें, गरीबी, सामाजिक अन्याय जैसे विषयों पर लिखा, जो लोगों को अपने जीवन से जुड़े लगते थे। अच्छा। और एक खास बात यह है कि महिलाओं ने भी न सिर्फ पढ़ना शुरू किया बल्कि लिखना भी शुरू किया। प्रिंट ने उन्हें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का एक मंच दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या छपाई ने सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में भी मदद की? कि जैसे गुलामी प्रथा को खत्म करने का आंदोलन था, महिलाओं के अधिकारों की बात थी, जैसे शिक्षा और वोट का अधिकार, मजदूरों की बेहतर स्थिति, इन जैसे मुद्दों पर छपी हुई सामग्री के जरिए एक व्यापक बहस छिड़ी। समाज सुधारकों ने प्रिंट का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने और बदलाव की मांग उठाने के लिए जम के किया। लेकिन कुछ चिंताएं भी थी शायद। हाँ, कुछ चिंताएं भी थीं कि कहीं ये जो सस्ता साहित्य या उपन्यास है ये युवाओं पर बुरा असर ना डाले। पर सच तो ये है कि प्रिंट की ताकत को रोकना संभव नहीं था। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो
छपाई का सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा यूरोप पर? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो छपाई ने ज्ञान को कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। इसे ही ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कहते हैं। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, सही। हाँ, इसने शिक्षा के प्रसार को गति दी, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और हम कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र, सार्वजनिक बहस और सामाजिक सुधारों की नींव रखी। तो ये थी छपाई की वो दिलचस्प यात्रा जिसने यूरोप के सोचने समझने के तरीके और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहाँ सूचना पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या आज सूचना का ये फैलाव उसी तरह समाज को बदल रहा है जैसे सदियों पहले छपाई ने बदला था? क्या तब और अब में कुछ समानताएं नजर आती हैं? ये सोचने वाली बात है। भारत में प्रिंट कल्चर का विकास, मतलब छपाई का आना और फैलना, ये समझना जरूरी है कि कैसे छपे हुए शब्दों ने, आप कह सकते हैं, आधुनिक भारत की कहानी को एक दिशा दी। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखें या नाम याद करना नहीं है, ये कहानी है कि कैसे नए नए विचार आए, कैसे बहसें शुरू हुई और कैसे पूरा भारत बदला। हम देखेंगे कि छपाई भारत आई कैसे और फिर शिक्षा, धर्म, समाज और हाँ, खासकर आज़ादी की लड़ाई पर इसका क्या असर रहा। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई और कौन लाया उसे? देखिए, यूरोप के मुकाबले तो हम थोड़े पीछे थे इस मामले में। शुरुआत हुई 16वीं सदी के मध्य में। साल था 1556। गोवा में पुर्तगाली मिशनरीज थे ना, वो पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। अच्छा, 1556 में गोवा में? हाँ। और पुर्तगाली मिशनरी? हाँ, और उनका पहला मकसद, दिलचस्प बात यह है कि धार्मिक था। यानी शुरुआत धर्म प्रचार से हुई, किताबों से? बिल्कुल। शुरू में उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किताबें छापी, जैसे बाइबल का कोंकणी अनुवाद था या फिर प्रार्थना की छोटी छोटी पुस्तिकाएं। यहीं से कह सकते हैं भारत में छपाई के युग की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर समाज के हर पहलू को छूना था। अच्छा, तो गोवा के बाद ये तकनीक सिर्फ वहीं तो नहीं रुकी होगी, भारत के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंची है? सही सोचा आपने। गोवा से फिर ये धीरे धीरे फैली। दक्षिण भारत में देखें, तमिलनाडु में 1570 तक आते आते तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी भाषाओं में किताबें छपने लगी थीं। फिर 18वीं सदी में त्रैंकोबार, मद्रास, श्रीरामपुर, इन जगहों पर मिशनरी प्रेस काफी एक्टिव हो गए थे। और उत्तर भारत का क्या? वहां कब असर दिखा? मैंने सुना है पहला अखबार तो बंगाल से निकला था। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजेट नाम से भारत का पहला अंग्रेजी अखबार शुरू किया। अच्छा, बंगाल गजेट, ये तो मील का पत्थर रहा होगा फिर। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे एक रास्ता खुल गया। बहुत जल्द बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, इन सब भारतीय भाषाओं में भी अखबार और पत्रिकाएं निकलने लगीं। 19वीं सदी की शुरुआत तक तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े शहर प्रिंटिंग के बड़े केंद्र बन गए थे। जब इतने बड़े पैमाने पर छपाई होने लगी तो जाहिर है धार्मिक विचारों और जो बहसें थीं उन पर भी इसका गहरा असर हुआ होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। एक तरफ तो मिशनरी अपने विचारों को फैलाने के लिए पर्चे और किताबें छाप रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध विद्वानों ने भी अपनी मान्यताओं को बचाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए रामचरितमानस, गीता, कुरान जैसे अपने ग्रंथ छापे। वैसे अब सिर्फ बोलकर नहीं हो रही थीं, वो छपे हुए शब्दों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रही थीं। विचारों के टकराव का ये एक नया मैदान बन गया था। और समाज सुधारकों ने इस नई ताकत को कैसे देखा? उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया इसे? सोचिए, उनके लिए कितना बड़ा मौका रहा होगा। उनके लिए तो ये वाकई एक हथियार जैसा साबित हुआ। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने एकेश्वरवाद और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखने के लिए प्रिंट का खूब इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, फिर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती,
इन्होंने अंधविश्वास और जाति भेद पर चोट करने के लिए अपने विचार छापे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और इस्लाम की साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने के लिए छपाई का सहारा लिया। मतलब सुधारवादी आवाजें अब दूर दूर तक पहुंच सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान और विचार अब सिर्फ कुछ खास पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहे, आम आदमी तक इनकी पहुंच बढ़ी। बिल्कुल। पहले देखिए, पढ़ना लिखना कुछ ही वर्गों का काम माना जाता था, है ना? लेकिन अब सस्ती किताबें, अखबार, ये सब व्यापारियों, कारीगरों, यहाँ तक कि महिलाओं तक भी पहुंचने लगे। रंगीन तस्वीरों वाली किताबें, पंचांग, लोक कथाएं, ये सब बहुत लोकप्रिय हुई। शहरों में पब्लिक लाइब्रेरी खुलने लगी। तो हाँ, ज्ञान का दायरा बढ़ा। आपने महिलाओं का जिक्र किया, उनकी जिंदगी पर क्या खास असर पड़ा इस छपाई का? महिलाओं के लिए तो इसने जैसे एक नई दुनिया खोल दी। उनकी शिक्षा के सवाल पर, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर खूब लिखा गया। बाम्बोदिनी पत्रिका, स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाएं तो खास महिलाओं के लिए ही निकली। और सोचिए, राजसुंदरी देवी थीं, उन्होंने 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवन छापी। घर में छिप छिप कर पढ़ना सीखा था उन्होंने। ये उस समय कितनी बड़ी बात रही होगी। वाकई। हाँ, और इसी तरह जो समाज के हाशिए पर थे, मतलब निचली जातियां, उनको भी अपनी बात रखने का एक मंच मिला। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी, जाति व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाया। फिर B.R. अम्बेडकर, पेरियार, इन नेताओं ने भी छपाई के जरिए दलितों और गैर ब्राह्मण समुदायों में बराबरी और आत्मसम्मान के विचारों को फैलाया। लेकिन जब यही अखबार और पत्रिकाएं सरकार पर, मतलब अंग्रेजी हुकूमत पर सवाल उठाने लगीं, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? उन्हें चिंता तो हुई होगी। चिंता क्यों नहीं होती, बिल्कुल हुई। समाचार दर्पण, सुधारक, अमृत बाजार पत्रिका और तिलक का केसरी, ये सब अखबार खुलकर कॉलोनियल रूल की नीतियों की, आर्थिक शोषण की आलोचना कर रहे थे। भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो इसी बढ़ते विरोध को दबाने के लिए वो 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए। हाँ, वो बदनाम एक्ट। जी, वही। इस कानून से सरकार को भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसर लगाने का, उनकी प्रेस जब्त करने तक का अधिकार मिल गया। लेकिन देखिए, दमन से आवाजें दबती कहाँ हैं? उल्टा हुआ। इस एक्ट के विरोध ने आजादी की लड़ाई को और हवा दे दी और मजबूत कर दिया। अच्छा, यानी प्रिंट ने सीधे सीधे राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और फैलाने में भी एक अहम भूमिका निभाई। निश्चित रूप से। आप देखिए, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाद में महात्मा गांधी, इन सब बड़े नेताओं ने अखबारों को केसरी, मराठा, यंग इंडिया, हरिजन अपने विचारों का मुख्य हथियार बनाया। इनके जरिए राजनीतिक चेतना गांव-गांव तक पहुंचे। गांव-गांव तक कैसे? देखिए, स्वदेशी, स्वराज जैसे जो मुश्किल विचार थे ना, उनको सस्ते पर्चों और पोस्टरों के माध्यम से आम लोगों की भाषा में समझाया गया। इसने शहरों के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों और गांवों के किसानों के बीच एक तरह का पुल बनाया, उन्हें एक साझा मकसद से जोड़ा। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, राजनीति, धर्म, समाज सुधार, इन गंभीर बातों के अलावा क्या लोगों के मनोरंजन के लिए भी कुछ छपता था? हाँ, क्यों नहीं। मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया। नाटकों की स्क्रिप्ट छपने लगी, लोग जासूसी उपन्यास पढ़ने लगे, गीत संगीत की किताबें निकली, धार्मिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, इनके सस्ते संस्करण छपे, कैलेंडर, रंगीन तस्वीरें, ये सब आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। सड़कों पर फेरी वाले घूम घूम कर किताबें बेचते थे, तो छपाई ने मनोरंजन को भी आम आदमी तक पहुंचाया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आधुनिक भारत को बनाने में प्रिंट की भूमिका को हम कैसे देख सकते हैं संक्षेप में? संक्षेप में कहें तो प्रिंट ने भारत में सबसे पहले तो ज्ञान का प्रसार किया। इसने पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और ऊंच नीच को चुनौती दी। इसने अलग अलग समुदायों और इलाकों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। और सबसे जरूरी बात, इसने राष्ट्रीय चेतना जगाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक वैचारिक ताकत दी। इसने, कह सकते हैं, आधुनिक भारत के सार्वजनिक जीवन की नींव रखी। वाकई सोचकर भी हैरानी होती है कि छपे हुए शब्दों में कितनी जबरदस्त ताकत थी। इसने न सिर्फ भारत को बदला, बल्कि दुनिया भर में ज्ञान और क्रांति का एक बड़ा जरिया बनी। सही कहा। और भारत के संदर्भ में देखें तो ये सामाजिक सुधार, बराबरी और आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत अहम औजार साबित हुआ। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे एक तकनीक ने विचारों को पंख दिए
और एक ऐसे आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना को मजबूत किया जहां ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, सबका हो और हर दबी हुई आवाज को भी मंच मिल सके।